आज से हम इस वीडियो में क्लास 11th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी हिंदी मीडियम में। मैंने चैनल पे पोल कराया था कि आप हिंदी मीडियम में सीखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कहते हैं हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन हिंदी मीडियम के चैनल्स नहीं हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आप इस वीडियो पे कम से कम 50 लोगों को जोड़िए, यानी कि 50 कमेंट्स चाहिए मुझे कि मुझे इंग्लिश मीडियम में सीखना है। ऐसे 50 कमेंट्स अगर मिलते हैं तो मैं यही कंटेंट इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, आज की पहली वीडियो है इकोनॉमिक्स की, और आपको पता है 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, दो बुक है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय, और दूसरा है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स से स्टार्ट ना करके हम कौन से स्टार्ट करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करें परिचय, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आर्थिक समस्या क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसके अलावा पढ़ना हमें केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, किसी भी इकोनॉमी की किसी भी अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके इस तरीके से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, आसानी से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। और भी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है, यानी व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इसे दो पार्ट में अगर तोड़ा, जैसे दो हिस्सों में समझे हम। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ यानी पैसा, शास्त्र यानी उसके बारे में अध्ययन। तो यानी पैसे, या यूँ बोल सकते हैं हम धन, अर्थ का मतलब धन यानी पैसा। तो धन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। सिंपल लैंग्वेज में तो हम इतना ही कह सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा सिर्फ इतनी ही सीमित नहीं है। अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है। अब उसके लिए हमें, जैसे हम स्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो स्टैटिक्स में अर्थशास्त्र की 3-4 पॉइंट्स पे है, हमने पढ़ेंगे कि परिभाषा किस आधार पे है, कल्याण के आधार पे है, उसके अलावा धन के आधार पे। तो और भी वो सारी चीज़ें हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ये अगर आपने पढ़ लिया है पहले से वो खुद से, तो आपको पता होगा। अगर एक नॉर्मल परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषा में बहुत सारे अर्थशास्त्री ने, बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें लगभग सब में सेम है। तो जो कॉमन है उसके अकॉर्डिंग एक परिभाषा आप पढ़ सकते हो क्या, कि दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। दुर्लभता की स्थिति में चयन यानी चॉइस से संबंधित व्यवहार यानी बिहेवियर के अध्ययन यानी स्टडी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, दुर्लभता यानी संसाधनों की दुर्लभता की बात हो रही है, यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी संसाधनों की, रिसोर्सेज की, और सप्लाई कम होगी। अब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो कमी हो गई ना। कमी यानी सीमितता, किसी चीज़, कोई चीज़ दुर्लभ हो गया, उसी को बोलते हैं हम दुर्लभता। ठीक है। तो जब किसी चीज़ की संसाधनों की कमी होती है तो उस स्थिति में हमें चॉइस यानी चुनाव करना पड़ता है कि कौन से संसाधन का उपयोग हम ज़्यादा करें, कम करें, या किस चीज़ का प्रयोग हम पहले करें और ना करें। तो इसी सब के बारे में जो अध्ययन हम करते हैं, उसके बिहेवियर को, कि मतलब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप मान लो जॉब करते हो, आपकी सैलरी 10,000 है, तो आप ये चॉइस करोगे कि मान लो आप पर्टिकुलर मंथ में उस 10,000 से आपको अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करनी है, यानी कि महीने का पूरा गुजारा कैसे चलाना है। यानी खाने पे कितने पैसे खर्च करने हैं, कपड़ों पे कितने पैसे खर्च करने हैं, आपके जो बच्चे हैं तो उन बच्चों की एजुकेशन पे कितने पैसे खर्च करने हैं, हेल्थ पे कितने पैसे खर्च करने हैं, ये सारी चीज़ें। उसी में अगर शादी आ गई किसी की, या कोई और फेस्टिवल आ गया, तो उस पर कितने पैसे खर्च करने हैं। अब मान लो कि आपके पास कपड़े पहले से हैं और किसी की शादी में जाना है, तो
तो आप वो पुराने कपड़े जो पहले आपके पास है, पुराने का मतलब ये नहीं कि जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो पुराने का मतलब जो आपने पहले खरीदे थे और किसी शादी में को अटेंड की थी अपने उसे पहन के, लेकिन क्या दोबारा भी तो उसे पहन सकते हो ना। अभी ज़रूरत तो नहीं है ना कि नए कपड़े ही पहनना है, नए कपड़े ही परचेज करने हैं। तो अगर नए कपड़े परचेज नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो संसाधन है वो 10,000 ही है एक महीने में। तो 10,000 है, तो 10,000 में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस मंथ कितना खर्च करें और किन चीज़ों पे खर्च करें। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, उस केस में नए कपड़े ना खरीद कर बाकी पैसे हेल्थ पे या बाकी और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ पे पैसे खर्च करोगे। तो इसी को हम बोलते हैं चयन, है ना। तो संसाधनों का चयन ये होता है, चुनाव यानी चॉइस। क्लियर है? होपफुली समझ में आ गया होगा। बाकी अर्थशास्त्र की और भी परिभाषा आप अलग अलग बुक्स में, अलग अलग राइटर्स की बुक्स में पढ़ोगे तो आपको अलग अलग मिलेगी, जो आपको पसंद है वो याद कर सकते हो। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? अब अर्थशास्त्र के भी दो इकाई हो गए, 2 यूनिट हो गए, व्यष्टि और समष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब व्यष्टि बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, हिंदी में व्यष्टि और इंग्लिश में माइक्रो, और मैक्रो जो होगा वो समष्टि। क्लियर है? अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र की वह शाखा, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है, वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर, ये वर्ड याद कर लेना, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत तौर पे, जैसे जो भी आर्थिक समस्या, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको व्यक्तिगत इंडिविजुअली उसके बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत मांग, यानी किसी एक व्यक्ति की मांग कितनी है, व्यक्तिगत पूर्ति, कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा सप्लाई कर रहा है, तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, उन सब के अध्ययन को। यानी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा अध्ययन है? अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। पढ़ते पढ़ते सारा याद हो जाएगा आपको, चिंता मत करो। उदाहरण के लिए जैसे व्यक्तिगत मांग जो मैंने बताया आपको, एक फर्म का उत्पादन, है ना, आदि। और खास बात क्या है, कीमत का निर्धारण जो होता है वो भी किस में आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का शास्त्र या कीमत निर्धारण का शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। कीमत निर्धारण यानी प्राइस, जो प्राइस हम फिक्स करेंगे, कीमत का निर्धारण करेंगे, उस शास्त्र को भी हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ओके, चलिए और एग्जांपल हम इसके बारे में, जब हम व्यष्टि और अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसके डेफिनेशन पढ़ रहे, परिभाषा, जब दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कम से कम 5-5 पॉइंट्स, तो और इसके बारे में और पढ़ेंगे। ओके, तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब समष्टि की बात करते हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण यानी टोटल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समुच्चयों को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट्स, उसके समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है। यानी उसके जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं उन सब का अध्ययन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, समग्र मांग यानी कुल मांग भी जैसे बोल सकते हैं। राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय। देखो, अगर व्यक्तिगत आय की बात करें, एक इंडिविजुअल की इनकम, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन पूरे देश की आय की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, तो यानी राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है वो किसका पार्ट हो जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का। एक छोटे से एक एग्जाम्पल से मैं दोनों में डिफरेंस आपको समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर हम जंगल की बात करें, एक फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो जंगल में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी टाइप्स के पेड़ हैं, जैसे चाहे वो आम के पेड़ हो चाहे कोई भी है, तो पूरे जंगल को हम क्या बोल सकते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, और जंगल में हम अगर एक पेड़ की बात करें, इंडिविजुअल किसी भी एक प्लांट की बात करें, किसी भी एक ट्रीज की बात करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। होपफुली समझ में आया होगा। आ गया समझ में? आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक पूरा एक जंगल क्या होता है? एक समष्टि, और पूरे उसमें का एक पेड़ क्या कहलाता है? व्यष्टि। ये एक उपमा दे रहे हैं हम, उपमा पढ़ा होगा ना आपने, अलंकार, उपमा दे रहे हैं हम, एक विशेषता बता रहे हैं इसकी। ओके, तो यानी क्या कि अगर दोनों में एक सिंपल लैंग्वेज में और परिभाषा को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो इस तरीके से बोल सकते हो। पहले व्यष्टि के बारे में, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जबकि समष्टि क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समग्र इकाइयों या अर्थव्यवस्था की समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा? समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, आय का निर्धारण, आय और रोजगार का निर्धारण, ये सारा समष्टि का एग्जाम्पल है। ओके, आय और रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक है, ध्यान रहेगा।
चलिए, अब इसके बाद अर्थशास्त्र बात हुई, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें शब्द आ गए क्या, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा, इकोनॉमी क्या होती है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, प्रणाली का मतलब सिस्टम, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग आजीविका कमाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ोगे, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आपको ताकि समझ में आए। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग आजीविका कमाते हैं। आजीविका यानी जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी यानी जो पैसे कमाते हैं, उसी को बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था। या दूसरी परिभाषा भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी है जिसको आप याद कर सकते हो एग्जाम के लिए। ये दोनों याद कर लो, दोनों पहले तो याद हो ही चुकी, दूसरी भी याद कर लेते। देखो, रोजगार देने वाली सब संस्थाओं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है रोजगार देने वाली, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली, रोजगार देने वाली सब संस्थाओं का सामूहिक नाम अर्थव्यवस्था है। यानी रोजगार देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका सामूहिक यानी कलेक्टिवली सामूहिक नाम क्या है, अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सारी जो रोजगार देती हैं, चाहे जो भी, चाहे वो सरकारी, प्राइवेट, चाहे कुछ भी है, चाहे एक इंडिविजुअल व्यक्ति रोजगार देता है किसी को, कुछ भी, उन सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था भी बहुत सारी प्रकार की होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, पढ़ा होगा ना, समाजवादी। तो ये सारी अर्थव्यवस्था के बारे में हम आगे और स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, चिंता न करो। चलिए आगे देखते हैं। और अब नेक्स्ट है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्या आती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या होती क्या है। तो आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकता हो, क्योंकि हमारी आवश्यकता, हमारी जो मांग है वो क्या है, असीमित है ना। तो आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव यूज, वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग के चयन की समस्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये तो एग्जाम के लिए हो गया। देखो, आर्थिक समस्या असीमित यानी अनलिमिटेड वांट्स, है ना। अनलिमिटेड वांट्स होती है, हमारी इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती, हमारी इच्छा बहुत सारी होती है। अगर अभी आपको ये एक वीडियो मिली है, तो अभी आप में से कई लोगों के मन में कर रहा होगा कि जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आ जाए, तो अभी तो ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी तो ना। तो हमारी आवश्यकता क्या होती है, हमारी वांट क्या होती है, हमारी असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। उसकी संतुष्टि भी, उसको सेटिस्फैक्शन भी तो चाहिए। उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी संसाधन है, अब आपको पता है संसाधनों के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों का हमें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो चॉइस यानी ये तो चुनाव करना पड़ेगा ना, कि कौन से संसाधनों का प्रयोग कहाँ पे करें और कहाँ ना करें। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक समस्या। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर एक लाइन में मैं बोलूँ, तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है। ठीक है, आर्थिक समस्या क्या है, मूल रूप से चयन की समस्या, चुनाव की। ओके, अब किस चीज़ का चुनाव, तो आर्थिक समस्या हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास एक निश्चित समय में संसाधन सीमित होते हैं, अब संसाधन सीमित है, हमारी आवश्यकता असीमित है, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है यानी अल्टरनेटिव यूज है, तो उस केस में हमें चुनाव करना पड़ेगा कि उस एक ही संसाधन का हम किस काम के लिए पहले प्रयोग करें और ज़्यादा प्रयोग करें, और किसके लिए कम करें। जैसे आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, तो ये तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं, मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना यानी अनलिमिटेड वांट्स, साधनों या संसाधनों का सीमित होना लिमिटेड रिसोर्सेज, और साधनों या संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग यानी अल्टरनेटिव यूज। अब एक बार अल्टरनेटिव यूज का एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात, इलेक्ट्रिसिटी तो सुना होगा ना, बिजली। हाँ, तो बिजली के बहुत सारे उपयोग होते हैं। ये एक ऐसा संसाधन है जिसके अल्टरनेटिव यूज है बहुत ज़्यादा। जैसे आप उस बिजली का यूज किस चीज़ में कर सकते हो, उस बिजली का यूज कैसे कर सकते हो, मोबाइल को चार्ज करने में, पंखा चलाने में, कूलर चलाने में, वॉशिंग मशीन चलाने में, एसी चलाने में, कंप्यूटर चलाने में, लैपटॉप चलाने में, है ना, बहुत सारे कामों में कर सकते हो। तो आप जब आपके पास एक लिमिटेड मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको ये चॉइस तो करना पड़ेगा ना कि सबसे पहले कौन सा काम करें। सबसे पहले कपड़े प्रेस करें उस इलेक्ट्रिसिटी से, मोबाइल चार्ज करें या कंप्यूटर चलाएं या क्या करें। तो इसी चॉइस को ही तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चॉइस की समस्या को ही बोलते हैं, चॉइस प्रॉब्लम को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है। अच्छा, एक वर्ड पहले जो आया था दुर्लभता, तो उस टाइम मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि संसाधनों की दुर्लभता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता। तो स्कार्सिटी यानी संसाधनों की दुर्लभता का क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय होता है, संसाधनों की दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी संसाधन की पूर्ति यानी सप्लाई उसकी मांग की तुलना में कम होती है। ठीक है, यानी डिमांड ज़्यादा होगी रिसोर्सेज की और सप्लाई कम, उसी को बोलते हैं हम दुर्लभता की स्थिति यानी स्कार्सिटी। ठीक है, क्लियर होगा।
उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया है, समझ में आया है, पहली वीडियो है इकोनॉमिक्स की, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, आपको जो मैं चाहता था, जो आपको देना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं बनाऊँगा आपको। इसके आगे के पार्ट्स की इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की तो मौज होने वाली है यूट्यूब पे, चिंता मत करो। अब जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अब जो 11th में गए हैं या जो जिन्होंने एडमिशन पहले ले लिया, जो एडमिशन लेने वाले हैं, सबको बोलो चैनल को ज्वाइन करने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके। और जिन लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, यही चीज़ें, वो चिंता न करें, दुखी ना हो। बस ये है कि आप लोग अपने जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल पर जोड़ लो, बुला लो अपने दोस्तों को, सभी को, और कमेंट कर दो एक बार कि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। लगभग 50 कमेंट जैसे हुए, मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।